नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। यूनिसेफ ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होते बच्चे शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यूनेस्केप ने सतत वित्त एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अंतराल को कम करना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को बाल यौन दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री हटाने का निर्देश दिया। गृह मंत्री ने कहा 2 साल में देश से वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के अपने अनुसमर्थन को रद्द करने का संकेत दिया और दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब स्तर पर पहुंचने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान उपाय लागू किए गए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली खबर जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों के बारे में है। यूनिसेफ ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होते बच्चे शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य जलवायु विस्थापन और बचपन के बीच परस्पर संबंध को उजागर करना है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि नीति बनाते समय, निवेश करते समय इन परस्पर संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बच्चों के विस्थापन के लिए मौसम संबंधी सामान्य कारण बाढ़, तूफान, सूखा और वनाग्नि है। पिछले 6 वर्षों में मौसम संबंधी घटनाओं के कारण 43.1 मिलियन बच्चे आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। मौसम संबंधी आपदाओं का जिन देशों पर सबसे ज्यादा खतरा है वे हैं फिलीपींस, भारत और चीन। केवल भारत में ही 6.7 मिलियन बच्चे विस्थापित हुए हैं। प्रतिदिन लगभग 20,000 बच्चे विस्थापित होते हैं। कुल विस्थापित होने वाले बच्चों में 95% बाढ़ और तूफान के कारण विस्थापित होते हैं। रिपोर्ट में और भी कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि बच्चों और युवाओं को जलवायु परिवर्तन एवं विस्थापन के प्रभावों से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिसके लिए बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अति महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है। इन सेवाओं का आघात सहने योग्य, पोर्टेबल और समावेशी होना सुनिश्चित करना भी जरूरी है। बच्चों और युवाओं की अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन में सुधार करके उन्हें जलवायु परिवर्तन से गुजर रहे विश्व में रहने के लिए तैयार करना चाहिए। इसके अलावा जलवायु, मानवीय और विकास संबंधी नीति, कार्रवाई और निवेश में बच्चों तथा युवाओं को प्राथमिकता देने की जरूरत है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। यूनेस्केप ने सतत विकास एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अंतराल को कम करना इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, यानी सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग टू द गैप इन एशिया एंड द पैसिफिक। सतत वित्त का मतलब है संधारणीय कार्यकलापों का वित्त पोषण और संधारणीय रूप से प्रबंधित वित्त। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सतत वित्त में वैश्विक स्तर पर वित्त पोषण में मौजूद कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त पूंजी और तरलता उपलब्ध है। एशिया प्रशांत क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने की राह पर नहीं है। एशिया प्रशांत के 51 देश जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकार हैं। हालांकि इनमें से केवल 17 देशों ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करके उनकी रिपोर्टिंग की है। इस क्षेत्र में आपदाओं और अन्य प्राकृतिक विपदाओं से होने वाली औसत आर्थिक हानि बढ़कर 1.1 ट्रिलियन डॉलर से 1.4 ट्रिलियन डॉलर के बीच हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उच्च उत्सर्जन की स्थिति में जलवायु परिवर्तन से भारत को वर्ष 2100 तक सकल घरेलू उत्पाद के 35% तक का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में और भी कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि नीति निर्माताओं, विनियामकों और निजी वित्त के लिए कार्रवाई के क्षेत्रों में शामिल है। विश्वसनीय ट्रांजिशन मार्ग का अनुसरण करते हुए 2050 तक नेट जीरो संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। इसमें 2030 के लक्ष्यों की प्राप्ति भी शामिल होनी चाहिए। सभी मुख्य सरकारी मंत्रालयों में नीतियों में एकरूपता लानी चाहिए और क्षमताएं विकसित करनी चाहिए। पूंजी और निवेश आवश्यकताओं के बीच क्षेत्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर असंगति को कम करना चाहिए। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के साथ साथ हरित प्रौद्योगिकियों और अन्य नेट जीरो निवेशों के लिए भी स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही बहुपक्षीय विकास बैंकों, द्विपक्षीय विकास वित्तीय संस्थानों आदि द्वारा रियायती वित्त पोषण सुनिश्चित करना चाहिए और संबंधित जोखिमों को साझा करना चाहिए। एशिया और प्रशांत
के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी यूनेस्केप का हेडक्वार्टर थाईलैंड के बैंकॉक में है। आयोग की स्थापना आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 1947 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के रूप में की थी। वर्ष 1974 में इसे यूनेस्केप के रूप में नामित किया गया था। यूनेस्केप एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक अंतर सरकारी मंच है। ये संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है। अन्य क्षेत्रीय आयोग अफ्रीका, यूरोप, पश्चिमी एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से संबंधित है। इसका उद्देश्य सतत विकास की चुनौतियों के समाधान की खोज में सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यूनेस्केप के 53 सदस्य देश हैं और 9 एसोसिएट सदस्य हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। यूनेस्केप एसडीजी प्रगति आकलन रिपोर्ट और एशिया प्रशांत आपदा रिपोर्ट जारी करता है। अगली खबर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी ने सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को बाल यौन दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने यूट्यूब, एक्स यानी कि पूर्व ट्विटर, टेलीग्राम जैसे मध्यवर्तियों को भी CSAM यानी बाल यौन दुर्व्यवहार से संबंधित कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम और रिपोर्टिंग तंत्र को लागू करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के अनुपालन में देरी होने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उपलब्ध सेफ हार्बर सिक्योरिटी को वापस ले लिया जाएगा। सेफ हार्बर सिक्योरिटी का मतलब है कि कोई भी तीसरा पक्ष अगर पोस्ट डालता है तो उस कंटेंट के लिए मध्यवर्तियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। निर्देश का अनुपालन नहीं करना सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 के नियम 3(1)(b) और नियम 4 के उपबंध 4 का उल्लंघन माना जाएगा। बाल यौन दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री बाल पोर्नोग्राफी की तरह ऑनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार और शोषण का एक रूप है। इसमें बच्चों को सेक्सुअल चैट, सेक्सुअल ग्रूमिंग में फंसाने जैसी गतिविधियां भी शामिल होती हैं। भारत में 2023 में बाल यौन दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री के प्रसार के लगभग 4,50,207 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे निपटने के लिए कई कानून और नीतियां भी बनाए गए हैं, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो 2012 और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013। हालांकि बाल यौन दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री से निपटने के लिए या फिर इसको रोकने के लिए कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि कई लोगों को साइबर कानूनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इन कानूनों को लागू करने के लिए पर्याप्त क्षमता की कमी है। साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं से संबंधित अवसंरचना की कमी है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए कोई विशेष न्यायालय या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मौजूद नहीं है। बाल यौन दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री से पीड़ित बच्चों के लिए परामर्श एवं पुनर्वास केंद्र शहरों तक ही सीमित हैं। तो इसमें किया यह जा सकता है कि बच्चों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार या फिर शोषण से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय बाल ऑनलाइन सुरक्षा फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। डिजिटल सुरक्षा और साक्षरता को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पुलिस और साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की क्षमता और उनके लिए संसाधन बढ़ाने की जरूरत है। और आइए अब बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 के उन उपबंधों के बारे में जिनका हमने पहले उल्लेख किया है। नियम 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज B। इसके तहत सभी मध्यवर्तियों के लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनके प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए हानिकारक अश्लील कंटेंट न हो। नियम 4 के क्लॉज 4 के तहत बड़े मध्यवर्तियों, जिसमें कि भारत में 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले हैं, इनके लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग करके बाल दुर्व्यवहार से संबंधित कंटेंट को सक्रिय रूप से पहचानना और हटाना जरूरी है। और आइए अब बात करते हैं पेपर 3 के टॉपिक आंतरिक सुरक्षा के तहत उग्रवाद के बारे में। गृह मंत्री के अनुसार 2 साल में देश से वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वामपंथी उग्रवाद को आमतौर पर वैश्विक स्तर पर माओवाद और भारत में नक्सलवाद कहा जाता है। नक्सलियों का उद्देश्य चीनी क्रांति की तर्ज पर भारत में भी एक सशक्त क्रांति के जरिए अपनी खुद की सरकार स्थापित करना है। चीनी क्रांति को नक्सली न्यू डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन यानी NDR कहते हैं। भारत में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति अगर हम देखें तो वामपंथी उग्रवाद भारत के रेड कॉरिडोर नामक क्षेत्र में सक्रिय है। इसमें मध्य और पूर्वी भारत के कुछ राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में नक्सलियों का प्रभाव अलग अलग स्तर पर है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। 2009 से 2021 तक वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं में 77% की कमी आई है। वामपंथी हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या में 24% की कमी आई है। वर्तमान
वर्तमान में केवल 39 जिले ही वामपंथी हिंसा से प्रभावित हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए कई पहलें भी शुरू की गई, जैसे कि गृह मंत्रालय के तहत 2006 में LWE डिवीजन का गठन किया गया। 2015 में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में समाधान रणनीति तैयार की गई थी। वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मोबाइल टावर परियोजना शुरू की गई है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना संचालित की जा रही है। समाधान की बात करें तो एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप यानी कुशल नेतृत्व, ए यानी आक्रामक रणनीति एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, एम यानी मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग प्रेरणा और प्रशिक्षण, ए यानी एक्शनेबल इंटेलिजेंस यानी कार्रवाई योग्य खुफिया सूचनाएं, डी यानी डैशबोर्ड आधारित KPIs और KRAs, एच यानी हार्डनेस टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ए यानी एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर यानी प्रत्येक थिएटर के लिए कार्य योजना, और एन यानी नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग वित्त पोषण तक पहुंच को प्रतिबंधित करना। और अगली खबर है पड़ोसी देश रूस से संबंधित। रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के अपने अनुसमर्थन को रद्द करने का संकेत दिया है। रूस का तर्क है कि CTBT के अनुसमर्थन से पीछे हटने का उद्देश्य रूस को USA के साथ समान स्तर पर लाना है। दरअसल USA ने इस समझौते पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। USA का कहना है कि CTBT के भागीदार देश इस संधि के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करना कठिन है। इसी कारण से USA ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। आपको बता दें कि CTBT एक बहुपक्षीय संधि है जो दुनिया में कहीं भी और किसी भी तरह के परमाणु हथियारों के परीक्षण या किसी अन्य प्रकार के परमाणु विस्फोटक पर रोक लगाती है। इसके तहत सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाया गया है, चाहे वे सैन्य या शांतिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हों। ये संधि सितंबर 1996 में हस्ताक्षर के लिए रखी गई थी। अब तक इस पर 187 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और 178 देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है। ये संधि तब तक औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सकती जब तक 44 विशिष्ट देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन नहीं कर दिया जाता। इनमें से 8 देशों ने अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। ये हैं चीन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के CTBT पर हस्ताक्षर और इसका अनुसमर्थन नहीं करने का कारण है CTBT में पूर्ण निरस्त्रीकरण पर जोर नहीं दिया गया है। CTBT के एक पक्षकार के रूप में भारत को परमाणु हथियारों के परीक्षण और विकास से प्रतिबंधित किया जाएगा। दूसरी ओर चीन NPT के अनुसार अपने परमाणु शस्त्रागार को बनाए रख सकता है। इस तरह से ये एक भेदभावपूर्ण संधि है। परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अन्य संधियां भी हैं, जैसे कि परमाणु हथियार अप्रसार संधि NPT जो कि 1970 में लागू की गई, और परमाणु हथियार निषेध संधि TNPW जो 2021 में लागू की गई। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब स्तर पर पहुंचने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप उपाय लागू किए गए हैं। वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में ग्रैप का स्टेज 1 लागू किया गया है। ग्रैप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने वाला आपातकालीन उपायों का एक सेट है। दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक लेवल के आधार पर इसे 4 स्तरों में बांटा गया है। ग्रैप का क्रियान्वयन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM द्वारा किया जाता है। CAQM की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम 2021 के तहत की गई है। इस अधिनियम के तहत आसपास के क्षेत्रों में NCR से सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र शामिल हैं। ग्रैप के तहत स्टेज 1 तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता खराब होती है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच हो। इस समय जो उपाय किए जाते हैं उसमें अधिक पुराने वाहनों के मामले में NGT या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू करना होता है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट निर्माण कार्य और तोड़फोड़ संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न मलबे को नियमित रूप से उठाना होता है। इसके अलावा समय समय पर सड़कों की मशीनीकृत सफाई और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। वहीं स्टेज 2 के उपाय तब लागू किए जाते हैं जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो 301 से 400 के बीच पहुंच जाता है। इस समय सभी चिन्हित हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। वैक्यूम स्वीपिंग, पानी का छिड़काव, डस्ट सप्रेसेंट का उपयोग
उपयोग किया जाता है और स्टेज 3 गंभीर यानी सिवियर वायु गुणवत्ता के समय में यूज किया जाता है। इसमें BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लागू किया जाता है। सरकार 5वीं तक के स्कूलों में कक्षाएं बंद कर सकती है। और स्टेज 4 जो कि बहुत ज्यादा गंभीर यानी सिवियर से भी प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाता है, इसमें EVs यानी इलेक्ट्रिक वाहन, CNG बस, CNG और BS6 डीजल के अलावा आवश्यक वस्तुओं का परिवहन या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। साथ ही सरकार कक्षा 6 से लेकर 9 और कक्षा 11 के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद कर सकती है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। नोबेल शांति पुरस्कार। महिला अधिकारों की वकालत करने वाली ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नरगिस को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार एकमात्र नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाता है। अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं कैलाश सत्यार्थी और मदर टेरेसा। अगला टॉपिक है एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान। भारत को लगातार तीसरी बार एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया। AIBD की स्थापना 1977 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी इसके संस्थापक संगठन है। इसमें भारत सहित 26 सदस्य देश हैं। इनका प्रतिनिधित्व इन देशों के 48 प्रसारण प्राधिकरण करते हैं। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवेश का निर्माण करना है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD का काम है मीडिया और संचार विकास के लिए अंतर क्षेत्रीय संबंध और सहयोग स्थापित करना, क्षेत्रीय प्रोग्रामिंग के विकास के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। अगला टॉपिक है भुगतान अवसंरचना विकास निधि योजना PIDF। भारतीय रिजर्व बैंक ने PIDF योजना को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसमें अब PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी भी शामिल होंगे। PIDF को 2021 में शुरू किया गया था। इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल मशीनों, क्विक रिस्पॉन्स यानी QR कोड आदि जैसी भुगतान साधनों का उपयोग करने वालों को सहायता दी जाएगी। इसका लक्षित क्षेत्र है Tier 3 से लेकर Tier 6 में शामिल सभी इलाके, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें Tier 1 और Tier 2 इलाकों के PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शामिल किया गया है। परमल चावल 126। पंजाब सरकार धान की पूसा 44 किस्म पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसके बदले PR 126 किस्म की खेती को बढ़ावा दे सकती है। पूसा 44 धान के तैयार होने में अधिक समय लगता है। इसकी तुलना में PR 126 किस्म कम अवधि में तैयार हो जाती है। इसकी बुआई से कटाई में केवल 123 दिन लगते हैं, यानी कि पूसा 44 की तुलना में इसकी खेती के लिए 1 महीने कम सिंचाई करनी पड़ती है। PR 126 अजैविक तनावों और कीटों एवं बीमारियों के प्रकोप को सह सकती है। अजैविक तनावों में सूखा, लवणता, कम या उच्च तापमान और अन्य चरम पर्यावरणीय घटनाएं शामिल हैं। इसकी खेती की लागत कम आती है और भूसा भी कम निकलता है। हालांकि औसत धान उपज के मामले में पूसा 44 लगभग 34 से 40 क्विंटल एकड़, जबकि PR 126 से 1 एकड़ में लगभग 30 क्विंटल धान उपजाया जा सकता है। कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन COFT। RBI ने COFT यानी कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन के लिए नए चैनल प्रस्तुत किए हैं। टोकनाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग कार्ड का पूरा डिटेल भरने की जगह एक यूनिक टोकन या फिर कोड से भुगतान करने के लिए किया जाता है। इसके जरिए कार्ड नंबर, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू यानी CVV जैसी संवेदनशील जानकारी उजागर किए बिना सुरक्षित ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। यह 2022 से लागू है। वर्तमान में COFT टोकन केवल मर्चेंट के एप्लीकेशन या वेब पेज के माध्यम से सृजित किया जा सकता है। अब COFT टोकन सृजन को सीधे बैंक के स्तर पर जारी करने का प्रस्ताव किया गया है। इस नए कदम का उद्देश्य प्रत्येक ऐप पर टोकन प्रक्रिया के डुप्लीकेशन को खत्म करने के साथ साथ ट्रांजैक्शन संबंधी सुरक्षा में वृद्धि करना है। इससे कार्ड के डेटा से संबंधित धोखाधड़ी में भी कमी आएगी।
अगला टॉपिक है कोलेरू झील। कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य के आसपास भूमि उपयोग और अन्य गतिविधियों की एक सूची तैयार की जा रही है ताकि इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सके। कोलेरू भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी प्रणालियों से जुड़ी हुई है। इससे बुदामेरू और तमिलेरू नदियों से जल प्राप्त होता है। ये दोनों मौसमी नदियां हैं। ये एक रामसर स्थल है। यहाँ जलीय कृषि की जाती है। कोलेरू झील में आइपोमिया एक्वेटिका, ओटेलिया एसपीपी, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। वहीं प्राणी जगत में ग्रे पैलिकन, जो कि पर्यावरणीय स्थिति का संकेतक प्रजाति है। इसके अलावा प्रवासी पक्षियों में ग्लॉसी आईबियस और पेंटेड स्टॉक पाए जाते हैं। अरुणाचल याक चुरपी। अरुणाचल याक चुरपी भौगोलिक संकेतक टैग पाने वाला पहला याक दूध उत्पाद बन गया है। याक चुरपी प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर है। इसे अरुणाचली याक के दूध से तैयार किया जाता है। ये जानवर अरुणाचल प्रदेश में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाला जाता है। इस उत्पाद में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। इसे सब्जी की जगह या मांस करी में मिलाकर खाया जाता है। इसे मुख्य रूप से चावल के साथ भी खाया जाता है। जीआई टैग मिलने से याक के संरक्षण में मदद मिलेगी और याक चरवाहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। अरुणाचली याक को ब्रोकपास नामक जनजातीय याक चरवाहे पालते हैं। और अब बात करते हैं जनजाति के बारे में। हक्की पिक्की जनजाति। हक्की पिक्की जनजाति कर्नाटक की एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। इस जनजाति को पक्षियों का शिकारी या चिड़ीमार के रूप में जाना जाता है। इस जनजाति के लोग परंपरागत रूप से पक्षियों को पकड़ते और उनका शिकार करते हैं। हक्की शब्द का मतलब है पक्षी और पिक्की शब्द का अर्थ है शिकारी। पक्षियों के शिकार के उनके पेशे को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद 1970 के दशक में उनका पुनर्वास किया गया। हक्की पिक्की समुदाय को मातृसत्तात्मक समुदाय माना जाता है। उनके बोलचाल की भाषा वागरी है। यूनेस्को ने वागरी को एंडेंजर्ड भाषाओं में सूचीबद्ध किया है। ये अपनी देशज औषधियों के लिए जाने जाते हैं। और अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। सीरिया, जिसकी राजधानी दमिश्क है। सीरिया में संघर्ष बढ़ने से तुर्की ने आतंकवादियों पर हमले तेज कर दिए हैं। इसकी सीमाएं उत्तर में तुर्की, पूर्व और दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में लेबनान और इजराइल से लगती हैं। सीरिया की एक छोटी सी तटरेखा भूमध्य सागर के साथ लगती है। इसके क्षेत्र में गोलन हाइट्स के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं, जिस पर 1967 से इजराइल का कब्जा है। सीरिया का उच्चतम बिंदु है माउंट हरमन, सबसे लंबी नदी है फरात नदी और सबसे बड़ी झील है असद झील। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।